अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2.11 टू क्वेश्चन नंबर 2.15। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच स्टेट्स दैट टू वेक्टर्स have unequal magnitudes, can their sum be 0? Means that students, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल है, बराबर नहीं है, क्या उन दोनों वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो। द सम ऑफ टू वेक्टर्स of unequal magnitude cannot be 0. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम रीजन को डिस्कस करते हैं कि क्यों इन दोनों वेक्टर्स का सम 0 नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने नल वेक्टर में डिस्कस किया था कि नल वेक्टर मींस 0 वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 या फिर नल वेक्टर उस वक्त आएगा when both of these vectors have same magnitude and opposite direction। तो हम लिख सकते हैं the sum of two vectors will be 0 when they have same magnitude but opposite direction। इसलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर टू वेक्टर्स with unequal magnitude cannot give the 0 resultant। कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 2.11 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2.12। शो दैट
द सम एंड डिफरेंस of two perpendicular vectors of equal lengths are also perpendicular and of the same length. Means that students, इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि अगर हम दो ऐसे वेक्टर्स का सम और डिफरेंस मालूम करें जो परपेंडिकुलर भी हों और जिनकी लेंथ इक्वल भी हो, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो स्टूडेंट्स उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा सम के फॉर्म में और डिफरेंस की फॉर्म में, वो दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी होने चाहिए और उनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर टू वेक्टर्स vector A and vector B such that वेक्टर A को हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और स्टूडेंट्स वेक्टर B को हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इन दोनों वेक्टर्स का सम और डिफरेंस फाइंड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले जैसा कि हमें मालूम है डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा a माइनस बी। तो डिफरेंस के लिए हमें वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर रिक्वायर्ड होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम दोनों वेक्टर्स का सम यानी कि a प्लस b मालूम करेंगे, देन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस विच इज इक्वल टू a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं दोनों वेक्टर्स के सम एंड डिफरेंस को। तो स्टूडेंट्स सम के लिए मैं वेक्टर a को सेम डायरेक्शन में रीड्रॉ करूंगा, इट इज वेक्टर a, एंड स्टूडेंट्स वेक्टर b को वेक्टर a के हेड के ऊपर रीड्रॉ किया जाएगा, इट इज वेक्टर b। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, r के इक्वल विच इज इक्वल टू a प्लस b। उसको हम फाइंड करेंगे बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर a विद द हेड ऑफ वेक्टर b। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वेक्टर्स का सम आएगा a प्लस b के इक्वल। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर हैं बिकॉज दोनों के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। स्टूडेंट्स हम अपने फर्स्ट रिजल्टेंट को r1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे a माइनस बी विच इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर a एंड b। तो डिफरेंस के लिए हमें वेक्टर a को रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट वेक्टर माइनस b को रीड्रॉ करेंगे ऑन द हेड ऑफ वेक्टर a। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज वेक्टर माइनस b। नाउ स्टूडेंट्स इस केस में भी हम रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करेंगे बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर a विद द हेड ऑफ वेक्टर माइनस b। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
दिस इज द सेकेंड रिजल्टेंट जिसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू A माइनस बी. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों रिजल्टेंट हमने फाइंड किए हैं R1 एंड R2, दोनों की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R1 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R2. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेक्टर्स गिवन हो तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R x स्क्वेयर प्लस R y स्क्वेयर. मीन्स हम दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर फाइंड करते हैं, देन उनको ऐड करने के बाद उनका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम R1 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो R1 का मैग्नीट्यूड आएगा, जिसको हम सिंपल R1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या है? वेक्टर A के इक्वल. तो A का स्क्वायर आएगा. और स्टूडेंट्स, वेक्टर अलोंग y एक्सिस क्या है? वेक्टर B, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा B स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं. इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R1. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस, यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सेकेंड वेक्टर इज माइनस बी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? नेगेटिव में है. तो जब हम स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये भी क्या आएगी? पॉजिटिव. तो स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल आंसर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट. इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की राइट हैंड साइड सेम है, स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, अगर दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल हो तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल. तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2. R1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R1 एंड R2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R2. तो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक प्रूव कर लिया है कि R1 विच इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स एंड R2 विच इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और लेंथ इक्वल है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन की बात की जाए जिसमें हमने प्रूव करना है रिजल्टेंट वेक्टर R1 इज परपेंडिकुलर टू R2. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को लेबल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस पूरी डायग्राम में आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रही होंगी. फर्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल 1 एंड सेकेंड वन इज द राइट एंगल ट्राइंगल 2. ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, अब डायग्राम में आप देख सकते हैं सिंस इन triangle OPQ and in triangle OQR
द वैल्यू ऑफ द एंगल POQ and the value of the angle QOR is equal to 45 डिग्री। कैसे स्टूडेंट्स? नाउ अगर मैं ट्राइंगल 1 की बात करूं तो स्टूडेंट्स दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर एक एंगल 90 डिग्री है और स्टूडेंट्स आपको यह भी मालूम है कि वेक्टर ए और बी की लेंथ भी क्या है? इक्वल। तो स्टूडेंट्स इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर एक एंगल 90 डिग्री है और ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है तो 90 को 180 बनाने के लिए कितना एंगल हमें ऐड करना होगा? 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स, और ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल 2 ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हम एंगल POQ और एंगल QOR को ऐड करें तो स्टूडेंट्स दोनों एंगल्स की वैल्यूज जब पुट की जाएंगी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स दैट आप फिगर में भी देख सकते हैं जब हम 45 डिग्री को 45 डिग्री में ऐड करेंगे तो ये जो टोटल एंगल है ये किसके इक्वल आएगा? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स 90 डिग्री हम एंगल यूज करते हैं परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि रिजल्टेंट वेक्टर R1 एंड रिजल्टेंट वेक्टर R2 के दरमियान एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं हेंस R1 is perpendicular to R2। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2.12 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर हम दो ऐसे वेक्टर्स का सम और डिफरेंस मालूम करें जो परपेंडिकुलर भी हों और उनकी लेंथ भी इक्वल हो, तो स्टूडेंट्स जब दोनों वेक्टर्स का सम और डिफरेंस आएगा वो सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर भी होगा और उन सम और डिफरेंस की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर हम 2 इक्वल लेंथ्स के वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर भी हैं उनका सम और डिफरेंस मालूम करें तो स्टूडेंट्स सम के रिजल्टेंट को अगर हम R1 से रिप्रेजेंट करें और डिफरेंस के रिजल्टेंट को अगर हम R2 से रिप्रेजेंट करें, R1 और R2 मैग्नीट्यूड में भी इक्वल आए और दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। जिसमें हमने ये प्रूव किया कि अगर हम दो ऐसे वेक्टर्स का सम और डिफरेंस मालूम करें जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और जो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हों, तो स्टूडेंट्स दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट वेक्टर्स आए वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे और उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम था। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.13 which states that how would the two vectors of the same magnitude have to be oriented। means that कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है उनको हम किस तरह से ओरिएंटेड करें, मीन्स किस तरह से अरेंज करें इफ दे वर टू बी कंबाइंड, कि अगर हम उनको कंबाइन करें मीन्स रिजल्टेंट फाइंड करें,
to give a resultant equal to a vector of the same magnitude. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के आंसर से पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में ये चीज़ बताई जा रही है कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनको हम किस तरह से अरेंज करें कि अरेंज करने के बाद अगर हम उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर भी उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी make an angle of 120 degree then their resultant would have the same magnitude as that of vector A and vector B, as that of vector A and vector B. स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम की मदद से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से दोनों वेक्टर्स को अरेंज करें और आपका रिजल्टेंट वेक्टर भी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आए। आंसर में हमने बताया है कि जब हम दोनों वेक्टर्स को इस तरह अरेंज करें कि उनके दरमियान एंगल की वैल्यू क्या हो 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड नाउ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वेक्टर ए इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड स्टूडेंट्स वेक्टर बी को हम इस तरह से अरेंज करें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या हो 120 डिग्री। स्टूडेंट्स यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले दोनों वेक्टर्स की टेल्स का कोइंसाइड करना मिलना बहुत जरूरी है। मीन्स दैट कि हम हमेशा दो वेक्टर्स की टेल को कोइंसाइड करने के बाद वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड से मिल रही है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को रीड्रॉ करेंगे इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमने वेक्टर ए के पैरेलल ही एक वेक्टर ए ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए की टेल वेक्टर बी की टेल से मिल रही है। देन स्टूडेंट्स ये एंगल क्या होना चाहिए 120 डिग्री। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर नोट किया जाए, क्या इस डायग्राम में तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं?
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद इक्वल साइड्स। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन we get an equilateral triangle। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इस तरह से भी बन सकता है कि जब भी तीन वेक्टर्स इस तरह से अरेंज हों कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होगी? 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 2.13 का सॉल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम 120 डिग्री एंगल को न्यूमेरिकली प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे which is equal to the magnitude of resultant vector r is equal to magnitude square of the magnitude of first vector plus square of the magnitude of second vector plus 2 times the magnitude of first vector and second vector and cos theta। स्टूडेंट्स इस एंगल को हमने एग्जाम्पल 2.3 में भी प्रूव किया था, जिसमें हमने टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू को 120 डिग्री कैलकुलेट किया था। तो स्टूडेंट्स अगर 120 डिग्री एंगल को प्रूव करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अजम्पशन क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तीनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला में ए और बी की जगह भी आर ही पुट करेंगे। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर मल्टीप्लाई बाय आर कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आर किसके इक्वल आएगा? आर स्क्वायर के, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 2 आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर एंड कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स 2r स्क्वायर जब इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा इट बिकम्स माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r स्क्वायर कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर वी विल गेट माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम रिमेनिंग पार्ट को यहां पर सोल्व करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में मौजूद 2r स्क्वायर कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये r स्क्वायर से डिवाइड होगा, माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स आर स्क्वायर से कैंसिल होगा और फाइनली कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कोस इक्वल के राइट साइड पे जब जाएगा तो इट बिकम्स कोस इनवर्स, minus will remain as it is, 1 divided by 2 is equal to 0.5.
नाउ स्टूडेंट्स, जब हम cos इनवर्स -0.5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का फाइनल आंसर आएगा 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने न्यूमेरिकली भी ये प्रूव कर लिया कि जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू 120 डिग्री होगी तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 2.13 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.14 which states that the two vectors to be combined have magnitudes 60 Newton and 35 Newton. Pick the correct answer from those given below and tell why is it the only one of the three that is correct. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें टू फोर्सेस गिवन है। फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू 60 न्यूटन एंड द सेकेंड वन इज इक्वल टू 35 न्यूटन। और स्टूडेंट्स, हमने ये बताना है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है। मींस कि हमने दोनों फोर्सेस का पॉसिबल रिजल्टेंट बताना है। क्या वो 100 न्यूटन हो सकता है, क्या वो 70 न्यूटन हो सकता है, क्या वो 20 न्यूटन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टू पॉसिबल कंडीशंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टू पॉसिबल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, केस 1 इज कि अगर ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हो और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है कि अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे अप्लाई हों तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम 60 को 35 में ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 95 न्यूटन। तो केस 1 को हम क्या कह सकते हैं, व्हेन फोर्सेस have same direction। and students, second case क्या हो सकता है, second case is case 2। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हों तो हम लिखेंगे when forces have opposite direction तो स्टूडेंट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन टू फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा it is equal to 25 न्यूटन्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई होंगी तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर ऑफ दीज फोर्सेस। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई होंगी तो इनका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, केस 1 और केस 2 को डिस्कस करने के बाद हमारे पास इन दोनों फोर्सेस की एक रेंज आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट 95 न्यूटन आ सकता है और कम से कम दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 25 न्यूटन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं विच इज़ 100 न्यूटन एंड विच इज़ ग्रेटर देन 95, तो इट मीन्स दैट कि ये पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स
सेकेंड ऑप्शन की बात की जाए विच इज 70 न्यूटन, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 70 न्यूटन लाइज बिटवीन 95 न्यूटन एंड 25 न्यूटन, कि 70 न्यूटन फोर्स 95 और 25 न्यूटन के दरमियान ही मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स रिजल्टेंट फोर्स की एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बिटवीन ही कहीं पे लाई करेगी। तो स्टूडेंट्स 70 न्यूटन एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अगर थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करें विच इज़ 20 न्यूटन, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 20 न्यूटन इज लेस देन 25 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि 20 न्यूटन मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट से भी कम है, इसीलिए 20 न्यूटन भी पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 70 न्यूटन, यह हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 2.14 का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2.15 which states that suppose the sides of a closed polygon represent vector arranged head to tail. What is the sum of these vectors? तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस केस में वेक्टर्स का सम किसके इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे द वेक्टर सम ऑफ these vectors is 0. नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस आंसर की रीजन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस केस में वेक्टर्स का सम 0 होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है इफ द वेक्टर्स are arranged by head to tail rule, which makes a closed polygon then its resultant is 0. Then its resultant is 0. Because there is no place to draw the resultant vector. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम एक पॉलीगॉन को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हों जिनको इस तरह से अरेंज किया गया हो कि वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर a, देन
This is the second vector. B. Third vector. C. Then D. E and F. तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, उनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम इस कंसेप्ट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो एक क्लोज्ड शेप को रिप्रेजेंट करें, वो क्लोज्ड शेप चाहे एक पॉलीगॉन हो, चाहे एक रेक्टेंगल हो, चाहे एक ट्रायंगल हो, लेकिन अगर वो फिगर क्लोज्ड है तो उस केस में उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो होगा, बिकॉज कि इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आर को ड्रॉ करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची कि जिस पे हम रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर के हेड से मिल रही हो तो इस केस में ओवरऑल रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो हम लिख सकते हैं द सम ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, ई एंड एफ, the resultant of all these vectors which can be represented by R, and it is equal to 0 in this case. तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2.15 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।